गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशोलॉजी का चैप्टर है, सोशोलॉजी का लेक्चर है। इसमें मैं आपको आज इमाइल दुर्खीम, इससे पहले मैंने हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, उसका लेक्चर हो चुका है, वीडियो जा चुकी है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर जो आ रहा है वो है इमाइल दुर्खीम। सबसे समाजशास्त्र के अंदर जितना भी काम हुआ है उसमें मेनली काफ़ी क्षेत्र में फर्स्ट नंबर और काफ़ी क्षेत्र में सेकंड नंबर आता इमाइल दुर्खीम का। तो और दूसरी बात क्या है कि इमाइल दुर्खीम का अध्ययन क्षेत्र जो है, स्टडी एरिया जो है वो बहुत ही ब्रॉड है, बड़ा लंबे चौड़े क्षेत्र में अध्ययन है। तो ये जो लेक्चर है सोशोलॉजी का, जो लेक्चर इमाइल दुर्खीम पर जो आता है, इमाइल दुर्खीम पर जो चलेगा वो कई सारी वीडियोस में जाके पूरा होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है, यानी एक दो वीडियो में इसका पूरा चैप्टर या लेक्चर ख़त्म नहीं होगा इमाइल दुर्खीम का। इमाइल दुर्खीम पर जो भी लेक्चर होंगे वो कई सारी वीडियोज़ में आएंगे आपको, क्योंकि मैंने सबसे पहले बताया कि इनका जो अध्ययन क्षेत्र है इमाइल दुर्खीम का, समाजशास्त्र के प्रति जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत ही ब्रॉड है। तो कई सारी वीडियोस आपको देखनी, सुननी, समझनी पड़ सकती हैं इसके लिए। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं इमाइल दुर्खीम के ऊपर, जो समाजशास्त्र के पहले प्रोफेसर भी कहे जाते हैं एकेडमिक एरिया में। अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत जो एकेडमिक क्षेत्र होता है, एकेडमिक जो व्यवस्था है, उसमें पहले औपचारिक प्रोफेसर इमाइल दुर्खीम का नाम ही आपको पढ़ने के लिए आएगा। इससे पहले औपचारिक प्रोफेसर कोई नहीं हुआ अभी तक इमाइल दुर्खीम से पहले, यानी कि पहला जो प्रथम प्रोफेसर पद पर जो नियुक्त होने वाले जो समाजशास्त्री हैं वो इमाइल दुर्खीम है। तो 19वीं शताब्दी के क्या कहते हैं उसको, मध्यकाल में 19वीं शताब्दी का जो मध्य समय है वो इमाइल दुर्खीम के जीवन का प्रारंभिक समय माना जाता है। जैसे कि 1858 ईस्वी में, 1858 में 15 अप्रैल 1858 में इमाइल दुर्खीम का जो जन्म वो फ्रांस में हुआ था। ध्यान रखने वाली बात है। तो अगस्त कॉम्ट को, सबसे पहले आपने अगस्त कॉम्ट की चर्चा लेक्चर सुना होगा। अगस्त कॉम्ट भी फ्रांस के थे और इमाइल दुर्खीम भी फ्रांस के हैं। तो 15 अप्रैल 1858 में फ्रांस में इनका जन्म हुआ था। और फ्रांस में भी एक जगह है लॉरेन प्रांत में स्थित एक एपिनल, छोटी सी जगह एपिनल, उसमें इनका जन्म हुआ था। परिवार यहूदी धर्म से संबंधित था। फ्रांस के इतिहास में लॉरेन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि इस क्षेत्र में यहूदियों ने फ्रांस के सांस्कृतिक एवं राजनीतिक जीवन में सदैव रचनात्मक भूमिका निभाई थी। तो यहूदियों ने काफ़ी सारे सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्यभार यहूदियों पर है फ्रांस के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि इमाइल दुर्खीम के समय या काल में जो है फ्रांस की राजनीतिक और धार्मिक स्थितियां कुछ विभिन्न थीं। फ्रांस के कुछ भागों में यहूदियों के साथ भेदभाव किया जाता था। दुर्खीम की पारिवारिक जो परंपरा में यहूदी दर्शन की प्रधानता, जब कहने का मतलब ये यहूदी धर्म से संबंधित है तो परिवार में भी यहूदी धर्म की प्रधानता या भावना देखने को मिलती है। इसीलिए अपने आरंभिक जीवन में दुर्खीम ने यहूदी धर्म की परंपरा का पालन शुरू किया। उन्होंने एक ऐसे
उन्होंने एक और हिब्रू भाषा के माध्यम से यहूदी धर्म को समझा, और दूसरी ओर कैथोलिक धर्म को मानने वाले अपनी एक शिक्षिका के प्रभाव से ईसाई धर्म की शिक्षाओं को भी समझना आरंभ कर दिया। इसके बाद दुर्कीम ने जल्दी ही अपने को विभिन्न धार्मिक विश्वासों से अलग करे एग्नोस्टिक के रूप में धर्म को एक सामाजिक तथ्य के रूप में देखना प्रारंभ कर दिया। कहने का मतलब है जो पहले हमारी जो अज्ञेयवाद का मतलब एक तरीके से देखा जाए कि हम चीज़ को जांच परख के उस पर विश्वास करें। पहले अंध भावना होती है, अंध भावना, आंख बंद करके हम किसी पर विश्वास करते हैं। जब हम थोड़े से विचारहीन हो जाते हैं, विचारवान हो जाते हैं, तो हम चीज़ों को थोड़ा सा तर्क के आधार पर हर चीज़ को देखते हैं। तो ऐसे ही दुर्कीम का भी इसी तरह से। तो कहने का मतलब ये है जो समाजशास्त्र में दुर्कीम की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अमूल्य उपलब्धियों के नाम से हम जान सकते हैं। अमूल्य उपलब्धियां, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करने में इन्होंने काफ़ी सारा कार्य किया है, बहुत लंबे चौड़ा कार्य किया है, जिसमें हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो कार्य है दुर्कीम का, सबसे पहला कार्य है डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी। डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 ईस्वी में। अब डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी विस्तृत में नहीं, संक्षिप्त में समझने की आवश्यकता है कि डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी का मतलब क्या है। पुस्तक का नाम है, और इसी पर इन्होंने पीएचडी किया। पीएचडी का भी जो शोध शीर्षक है वो ही यही है, लेबर इन सोसाइटी, डिवीज़न ऑफ लेबर। तो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है? डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है, सबसे पहली इनकी कंसेप्ट है, इमाइल दुर्कीम का सबसे पहला कंसेप्ट भी यही है, डिवीज़न ऑफ लेबर। समाजशास्त्र के अंदर जो भी लिखित सामग्री या जो भी कंसेप्ट अवधारणा दी गई है वो दुर्कीम के द्वारा है, डिवीज़न ऑफ लेबर। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कि श्रम का विभाजन, यानी कि कार्यों का बंटवारा। इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब होता है कार्यों का बंटवारा। जैसे आपने सुना भी, पढ़ा भी होगा किताबों में, आदि मानव काल में जो झुंडों में, समूह में व्यक्ति रहता था, उसकी क्या कार्य, एक तरीके से आप लोग जानते हैं क्या कार्यशैली थी। उसकी कार्यशैली क्या थी कि दिन में शिकार करना किसका काम था? पुरुष का। और जो घर की देखभाल, बच्चों का पालन पोषण कौन करता था? स्त्री। खाना पकाने की जिम्मेदारी किसकी? स्त्री की। लकड़ियाँ चुनना स्त्री का कार्य था। तो कहने का मतलब ये है कि कितने लंबे चौड़े कार्य हो गए? बहुत ही लंबे चौड़े कार्य नहीं हुए, छोटे कार्य हुए, सरल कार्य हुए। आदि मानव काल का कार्य पुरुषों का काम था शिकार करके शिकार को लेकर आना, और स्त्रियों का काम था उस शिकार उसको वो पकाना या खाने की व्यवस्था करना। ये साधारण से कार्य थे। ये जो साधारण से कार्य हैं, इनको अगर हम अवधारणात्मक रूप में या सैद्धांतिक रूप में इसको अगर हम समझें तो ये हमारा डिवीज़न ऑफ लेबर कहलाता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ही यह है कि कार्यों के बंटवारे कि किस व्यक्ति को कौन से कार्य करने हैं। अब सपोज़ कीजिए आप परिवार के अंदर, आप परिवार के सदस्य हैं। आज की वर्तमान स्थिति में बता रहा हूँ कि आप परिवार के सदस्य थे, तो आयु के अनुसार एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक के अपने अपने कार्य बटे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक व्यवस्था है। भाई छोटे बच्चे को हम बैंक नहीं भेज सकते, समझ रहे बात? छोटे व्यक्ति को या बच्चे को, 5 साल के या 10 साल के बच्चे को क्या हम बैंक भेज सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं भेज सकते हम? क्योंकि कार्यों के बंटवारे हैं, किसको कौन सा कार्य करना है या कौन किस कार्य को करने में सक्षम है। तो ये कैपेबिलिटी का मैटर आ गया, और यही सिद्धांत दुर्कीम का है, डिवीज़न ऑफ लेबर का, कि कैपेबिलिटी से
जो डिवाइडेशन वर्क का, जो जॉब्स का जो डिवाइडेशन होता कैपेबिलिटी से, योग्यता से, तो हम एक 10-5 साल के बच्चे को बैंक, 10 साल के या 12 साल के बच्चे को हम बैंक नहीं भेज सकते, या किसी ऐसी संस्था में, या कुछ ऐसा काम करने के लिए रोड पर या सड़क पर किसी बाजार में काफ़ी सारी चीज़ों को करने के लिए हम छोटे बच्चों को नहीं भेज सकते। हम ऐसे कार्यों को करने के लिए योग्य और एक निश्चित आयु के व्यक्ति को ही भेजते हैं। खाना एक तरीके घर में डिवीज़न ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग है, घर में खाना अधिकतर कौन बनाता है? स्त्री बनाती है। झाड़ू पोछे का काम स्त्री करती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक तरीके से कैपेबिलिटी भी आ रही है। जोखिम भरे कार्य करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? नौजवान की होगी, घर के मुखिया की होती है, अधिक आयु वाले नहीं, वयस्क की। क्योंकि अधिक जोखिम भरे काम को एक वृद्धा अवस्था में जो व्यक्ति है, वो भी नहीं कर सकता। जोखिम भरे और क्या कहते हैं उसको, ताकत वाले कार्यों को भी ज़्यादा आयु का व्यक्ति नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो सिद्धांत बना है डिवीज़न ऑफ लेबर का, ये कैपेबिलिटी के ऊपर भी है और ये आदमी के रुचि के अनुसार भी है कि भाई किसी एक कार्य को करने की रुचि किस किस में ज़्यादा होती है, किस में नहीं है। अगर उसकी रुचि उस कार्य में नहीं है तो दूसरे कार्य में होगी, किसी में उसकी उस कार्य में नहीं तो उस कार्य में रुचि होगी। तो रुचि, एक इंटरेस्ट और एक कैपेबिलिटी, ये 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे ऑटोमेटिकली कार्य के बंटवारे हो जाते हैं। एक तरीके से देखा जाए सरल समाज के अंदर। दूसरा, सरल समाज में सरल कार्य है, उनका बंटवारा भी सरल है, तरीके काम करने के सरल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक तरीके से यांत्रिक व्यवस्था, मैकेनिकल सिस्टम दुर्कीम की भाषा में। दूसरा, आधुनिक समाज के अंदर जो कार्यशीलता है, आधुनिक समाज के अंदर जो डिवीज़न ऑफ लेबर है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक सिस्टम, शहरी व्यवस्था। शहरी व्यवस्था को दूसरी भाषा में जटिल व्यवस्था बोल सकते हैं हम। तो मैकेनिकल और ऑर्गेनिक्स कहते हैं उसको सावयवी। तो डिवीज़न ऑफ लेबर है कि हम, बच्चा भी है तो बच्चे को भी हम, ऐसी बात नहीं कार्य नहीं करने देते, हम बच्चों को कार्य करने देते, लेकिन उनके स्तर के अनुसार। तो जो कार्य का बंटवारा होता है वो स्तर के अनुसार होता जाता है कि बच्चे भी कार्य करते हैं, तो वो भी एक डिवीज़न लेबर का हिस्सा है कि बच्चों को किन कार्यों को दिया जाए। जोखिम भरे कार्य को बच्चों को नहीं दिया जाएगा, सरल कार्य हैं, बिना खतरे वाले नन रिस्क जो जॉब्स होती है उनको हम बच्चों को नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है डिवीज़न ऑफ लेबर है, कार्य को बंटवारा करना किस किस कार्य में। आधुनिक समाज के अंदर समझ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। बैंक का काम क्या होता है? देखो, मैं आर्थिक व्यवस्था से शुरू करता हूँ। डिवीज़न ऑफ लेबर के अकॉर्डिंग, डिवीज़न ऑफ लेबर को आपको समझना है, श्रम का विभाजन। तो हम चलते हैं आर्थिक व्यवस्था से शुरू करते हैं। आर्थिक समिति मान लीजिए हम बैंक को, कि बैंक का काम क्या है? बैंक का काम है पैसे लेना, पैसे देना। ये बात आपकी समझ में आती है। हम बैंक में किस लिए आते हैं? बैंक हमारी आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने वाली चीज़ है, संस्था है, समिति है। बैंक का कार्य है कि हमारी आवश्यकताओं को पूरी करे, और वो आवश्यकताओं कैसे पूरी थी? हमें पैसे की, हमें धन की ज़रूरत है, तो क्या है, बैंक पैसा दे भी सकता है, पैसा ले भी सकता है, दोनों कार्य करता है। कि हमें बैंक में जाना है पैसे लेने के लिए, हमें बैंक में जाना है पैसे जमा करने के लिए। तो एक काम एक ही हुआ, 2 काम मान लीजिए, चलो सपोज करते हैं 2 काम है कि भाई बैंक में हम गए तो हमें पैसे निकालने थे, इस आदमी से ले लेते हैं पैसे जमा करने, तो उस आदमी को जमा कर दीजिए, 2 कार्य हो गए। लेकिन बैंक में 2 ही आदमी थोड़ी मिलेंगे आपको, बहुत सारे आदमी मिलेंगे, 20-20, 30 आदमी आपको बैंक में काम करने वाले मिलेंगे।
वो किस लिए, इसका मतलब वो फालतू बैठे हुए हैं बैंक में? नहीं, फालतू नहीं बैठे हुए, उनका भी काम। तो कहने का मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर है ये इसका मतलब ये है कि वो कार्य अपनी योग्यता निपुणता वाले लोग बैठे हुए हैं करने के लिए, जो पूरा सहयोग आर्थिक व्यवस्था को देते हैं। आप बैंक के अंदर जाएंगे, पैसा ऐसे नहीं निकाल सकते आप सीधे जाएंगे, नहीं, सिस्टम। तो डिवीज़न ऑफ लेबर में सिस्टम की बात आती है, व्यवस्था, कि सिस्टम से काम होगा तो व्यवस्था चलेगी, सिस्टम से काम नहीं होगा तो व्यवस्था नहीं चलेगी। तो आप बैंक में जाएंगे, आपको स्टार्टिंग में एंट्री करते ही आपको एक काउंटर मिलेगा, काउंटर पे आपको एक व्यक्ति बैठा हुआ मिलता है, वो आपकी स्लिप पैसे निकालने की या पैसे जमा करने की भरेगा, उसको आपको देगा। वो स्लिप पहले काउंटर पे आप जाएंगे तो वहाँ पर उसको वेरीफाई होगा, आपके अकाउंट, आपका नाम, ये सारी चीज़ चेक होंगी, आपको एक टोकन दिया जाएगा। नेक्स्ट काउंटर पे जाके आपको साइन कराए जाएंगे, आपके चेक हो या विड्रॉल फॉर्म, उस पर साइन कराए जाएंगे, उसको वेरीफाई किया जाएगा, मैनेजर के पास भी जा सकती है स्लिप। तो कहने का मतलब है एक सिस्टम, और इस सिस्टम को पूरा करने के लिए काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है जो तरीके से कार्य किया जा सके। और डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये नहीं कि हम अपने ही कार्य को करने की ज़रूरत महसूस करें या हम अपने ही कार्य को की आवश्यकता है करने के लिए। डिवीज़न ऑफ लेबर का सबसे जो मेन मुद्दा होता है वो है समाज की सेवा करना, समाज के कार्यों को करना, यानी कि समाज में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय के अंतराल एक निश्चित समय में समाज में जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों की आवश्यकताओं को, उन लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिवीज़न ऑफ लेबर एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिसके द्वारा समाज के सभी लोगों की, सभी व्यक्तियों की ज़रूरतों को, सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके व्यवस्था के आधार पर। तो ये डिवीज़न ऑफ लेबर का एक फंडा है जिसको इमानुएल दुर्खीम ने दिया। अभी मैं इस लेक्चर में आपको ये बता सकता हूँ कि इमानुएल दुर्खीम का जो समाजशास्त्र के अंदर जो योगदान है वो सबसे पहला डिवीज़न ऑफ लेबर का है। फिर दूसरा है कि समाजशास्त्र के दूसरा जो कार्य, समाजशास्त्र के नियम प्रतिपादित किए। इमानुएल दुर्खीम का जो दूसरा इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो है द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड्स, यानी कि समाजशास्त्र की जो पद्धति है उसके नियम उन्होंने बनाए। एक कार्य है उनका आत्महत्या, सुसाइड नाम की एक पुस्तक भी लिखी हुई है 1800 कुछ में, नहीं 1897 ईस्वी में, सुसाइड नाम, आत्महत्या के नाम से। और एक कार्य है उनका धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप। धार्मिक जीवन के प्रारंभिक स्वरूप, तो कहने का मतलब है एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। धार्मिक जीवन यानी कि जब से धर्म की उत्पत्ति हुई है, समझने का मतलब है। पुस्तक का जो नाम है, एक बुक का नाम है, आपको बताता हूँ, और ये इसका अध्ययन वस्तु भी है। जब से धर्म की उत्पत्ति है तो धर्म का जीवन, यानी कि धर्म कैसे कैसे कि कौन कौन सी स्थिति परिस्थितियों से गुजरता हुआ आज वर्तमान काल तक हमें जो दिखाई दे रहा है, इसकी लाइफ स्केच क्या है। धर्म का स्वरूप तो मैंने प्रारंभिक स्वरूप ही मान लिया, चलो एलिमेंट्री वो प्रारंभिक बताते हैं कि भाई धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी उसके बाद में उसके स्वरूप क्या थे। तो ये है धर्म का धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, कि धर्म का स्वरूप कैसा था पहले, धर्म का जीवन कैसे था। अगर हम किसी धर्म को एक व्यक्ति ही माने तो उस व्यक्ति का जीवन काल, जीवन प्रक्रिया, जीवन स्वरूप कैसा था, तो वो है इसमें।
चौथी पांचवी पुस्तक है शिक्षा तथा धर्मशास्त्र, शिक्षा तथा समाजशास्त्र, एजुकेशन एंड सोशोलॉजी। इम्पोर्टेंट बुक है, बहुत ही अच्छी समाजशास्त्र के ऊपर, मतलब कि क्या है, एजुकेशन में बहुत अच्छा मटेरियल लिखा हुआ है दुर्कheim ने, एजुकेशन और सोशोलॉजी। दूसरा है सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी। प्रारंभिक जितने भी विद्वान हैं समाजशास्त्री तो मैक्सिमम, क्योंकि सभी जो है, सभी का जो रुचि थी वो प्रारंभिक विद्वानों की, और प्रारंभिक की फिलॉसफी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर सब्जेक्ट में आता है। तो फिलॉसफी है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस, ये कुछ सामाजिक विज्ञान हैं जिनकी मैक्सिमम सभी विद्वानों के अंदर रुचि होती है जिसकी। तो इसमें क्या है, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी और सोशोलॉजी। और है भी कि समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति का मामला है वो दर्शन शास्त्र से ही प्रारंभ होता है। दर्शन शास्त्र ही इसका उद्भव करता है, समाजशास्त्र का। तो इनकी जो पुस्तक है समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र है, 1924 की है। शिक्षा नीति है एक अलग से, जो इनका अध्ययन है वो है शिक्षा नीति। पर दूसरी पुस्तक है आगे वाली, द इवोल्यूशन ऑफ पेडागॉगी इन फ्रांस में शिक्षा शास्त्र का उद्विकास। तो इमाइल दुर्कheim का जो अध्ययन क्षेत्र है बहुत ही विस्तृत है, और एक एक चीज़ को समझना हमें पड़ेगा इसमें। और मटेरियल भी हमारे पास है, हमारे पास सिलेबस भी यही कहता है कि हमें इन सारी चीज़ों को पढ़ना है, यानी हमें छोड़ना है, क्योंकि ये बीए से संबंधित सिलेबस है इनके हमारे पास में, बुक में सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे अध्ययन क्षेत्र, इन सभी को हमें बारी बारी से समझना है, इस पर चर्चा करनी है। देखो इसमें जैसे हमने सुसाइड बताया, आत्महत्या को हम आगे एक वीडियो क्लिप में आपको समझाएंगे आत्महत्या क्या है। डिवीजन ऑफ लेबर भी हम थोड़ा सा विस्तृत में समझाएंगे। समाजशास्त्र के नियम हैं, और धार्मिक जीवन की प्रारंभिक स्वरूप, ये सारे जितने भी ये अध्ययन क्षेत्र हैं। जैसे अपराध के बारे में भी एक क्राइम क्या है, क्राइम की जो आधुनिक परिभाषा, क्राइम का जो आधुनिक व्याख्या इमाइल दुर्कheim के द्वारा की गई है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य, सबसे इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट है वो इमाइल दुर्कheim की है। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य क्या है, इसे हम एक सामाजिक तथ्य को केवल कम से कम 2 वीडियो चाहिए सामाजिक तथ्य को समझने के लिए, संक्षिप्त में समझने के लिए 2 वीडियो चाहिए। श्रम विभाजन को हम अगली एक वीडियो में समझा सकते हैं। तो प्रकार्यवाद की नवीन व्याख्या, प्रकार्यवाद, फंक्शन प्रकार्यवाद का मतलब कार्य, एक तरीके फंक्शनलिज्म प्रकार्यवाद। तो प्रकार्यवाद की नई व्याख्या, न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ फंक्शनलिज्म। तो ये बहुत ही लंबे चौड़े मामले हैं, इनके कंसेप्ट्स हैं इमाइल दुर्कheim के। इनको हमें बहुत ही बारीकी से समझना होगा। एक एक अध्ययन क्षेत्र को सही से और बिल्कुल ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा, सुनना होगा। तो सोशल फैक्ट क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर में भी बात आती है बहुत सारी। यांत्रिक व्यवस्था क्या है, सावयवी व्यवस्था क्या है, दमनकारी कानून क्या है, प्रतिकारी कानून क्या है, सामाजिक चेतना क्या है, सामूहिक प्रतिनिधान क्या है, सामूहिक चेतना, सामूहिक प्रतिनिधान। तो ये सारी चीज़ें डिवीज़न ऑफ लेबर में भी कुछ आती हैं, कुछ सोशल फैक्ट्स में आती हैं। तो दरअसल में क्या है कि जैसे सरल समाज और जटिल समाज, यांत्रिक समाज, सावयवी समाज, दुर्कheim का ध्यान रखना। तो मोटा मोटा जैसा भी बताता हूँ मैं, लास्ट चल रहा है वीडियो का, कि सरल समाज का मतलब एक तरीके से डिवीज़न ऑफ लेबर पे है कंसंट्रेशन।
सरल समाज का मतलब जिन समाजों में कार्य सरल थे। जटिल समाज सावयवी समाज बोलते हैं हम उसको, सावयवी समाज। जटिल समाज आधुनिक समाज भी कह सकते हैं। जिन समाजों में डिवीज़न ऑफ लेबर में जटिलता आ जाती है, यानी कार्य विभाजन में जटिलता आ जाती है। जैसे जैसे समाज जटिल होंगे वैसे वैसे ही कार्यों का विभाजन भी जटिल होता चला जाएगा। और ये कैसा होता है? सरल समाज में एक ही व्यक्ति काफ़ी सारे कार्यों को कर सकता है। सरल समाज में तो होता सरल समाज, यानी कि श्रम का जो विभाजन है, डिवीज़न ऑफ लेबर है, वो भी सरल है। और जटिल समाज जैसे जैसे जटिल होता जाएगा वैसे वैसे ही श्रम का जो विभाजन है वो भी जटिल होता चला जाएगा। जटिल का मतलब होता कि पहले जो एक व्यक्ति कई सारे काम को कर लेता था, या समाज तो सरल आज भी हैं, आज भी कर लेता, जो व्यक्ति एक ही कार्य को कई सारे कार्यों को एक ही व्यक्ति करता है। जटिल समाज के अंदर एक ही कार्य को पूरा करने के लिए कई सारे व्यक्तियों की जब आवश्यकता होती है, उसमें हम जटिलता देखते हैं, और वो ही जटिल समाज है, वो ही सावयवी समाज है। तो ये है, हम इसे कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आपको समझाएंगे कि इनके इतने बड़े क्षेत्र हैं, अध्ययन क्षेत्र इसकी, और समझना इसको बहुत ही ज़रूरी है। आज बहुत सारा मटेरियल आगे है। सावयवी एकता है, ऑर्गेनिक सॉलिडिटी है, मैकेनिकल है, यांत्रिक का सावयवी एकता क्या है, अंतर क्या है इनमें। तो ये सारा आपको इमाल दुर्खीम के पुस्तकों में पूरा मटेरियल भरा हुआ है, जिसको, और यही मटेरियल हमारे बीए फाइनल क्लास का ही सिलेबस है, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना है और बराबर समझना है। थैंक यू।